मैथ जो होता है रेलवे का बहुत अच्छा पूछा जाता है, ना ही लो ना ही हाई, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन जब बोलिए एक तरह से। तो रेलवे का जो मैथ है बहुत अच्छा पूछा जाता है, सारा अगर बेसिक अगर आपको कंप्लीट है तो रेलवे का क्वेश्चन बन जाएगा मैथ। जब टेस्ट सीरीज हम पहला लगाए थे मात्र 100 में 28 मार्क्स आया था जी। 18 में रेलवे का वैकेंसी आ गया, ग्रुप डी आया, एलपी आया, उसके बाद जेई भी आ गया। तो इस प्रकार से हम अपना प्रिपरेशन किए, तीनों फॉर्म। एलपी हुआ, एलपी का सारा फेज क्लियर हो गया, एलपी में सारा फेज क्लियर हो गया मेरा। CBT 1 CBT 2 साइकोस जितना था पूरा क्लियर कर दिए, और मेरिट लिस्ट भी आया, ज्वाइनिंग लेटर भी पहला पैनल लिस्ट में मेरा लेटर आया एलपी का। और धनबाद डिवीजन था, घर के नज़दीक था। ECR ज्वाइनिंग करने के बाद 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 3 महीना हम ड्यूटी किए, टोटल 6 मंथ हम उसमें रहे। और रेलवे जेई का भी मेरा RRB जेई का भी CBT 1 क्लियर हुआ, CBT 2 भी हो गया, और मेडिकल के लिए भी बुलाया गया। उस समय मेरा ट्रेनिंग चल रहा था एलपी का। और फाइनली जब तक ये लेट करता RRB तब तक मेरा जेई का भी प्रोसेस चल रहा था। और इस तरह से मेरा जो है जेई में भी सिलेक्शन हुआ, और एलपी को रिजाइन करके फिर हम जेई में सेलेक्ट हुए, और उसमें हम अपना ड्यूटी अभी दे रहे। रेलवे में RS अग्रवाल आप पढ़ लीजिए, जो बेसिक है उसका क्वेश्चन बना लीजिए, आपका रेलवे पार हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा रेलवे। मानिएगा तो हम एक टीचर के तौर पर है, हम टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी है साइंस, जनरली साइंस और टेक्निकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो साइंस अगर मजबूत करना है तो 9 और 10th का कम से कम NCERT बुक अपने पास रखिए, और उसका एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, एकदम पेंसिल से मार्क करके पढ़िए, ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। और साइंस में न्यूमेरिकल पर जरूर ध्यान दें, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रुप डी रहे चाहे जेई रहे चाहे एलपी रहे, हमको लगता है ना कि जितना अच्छा ग्रुप डी का लेवल है ना उतना जेई का भी क्वेश्चन लेवल नहीं। साइंस का बता रहे हैं, क्योंकि साइंस हम पढ़ाते भी है, और साइंस का हमको बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन लेवल से लेकर के जेई तक पूरा हम पढ़ा। मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट अभी मेरे अनुसार अगर है तो टेस्ट बुक है, बहुत अच्छा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है, लेकिन एग्जाम के तहत देखते हुए बहुत अच्छा से सेट करता है क्वेश्चन। और कभी टफ क्वेश्चन सेट करता है तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो नौकरी नहीं दे रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट होते हैं, लो मीडियम हाई सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और उसको अटेम्प्ट लीजिए ना जाके एग्जाम में। इसलिए टेस्ट सीरीज लगाइए, एग्जाम में जब जाइएगा देखिएगा क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा से निकल जाएगा। हमको लगता है अगर जिसका टेस्ट बुक में 50 से 60 नंबर आ रहा है, ठीक है, 100 में 100 में, वो फाइनल सिलेक्शन दे देगा, 70 वहाँ चला जाएगा, 10 नंबर ज्यादा आता है। फ्रेंड्स, आप जो भी लोग RRB NTPC एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपका जो एग्जाम होने वाला है वो अप्रैल से मई महीने में होने वाला है। तो अब आपके पास मात्र 1.5 से 2 महीने का समय बचा हुआ है। तो अब इस बाकी बचे हुए समय में आपको ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना चाहिए। ऑनलाइन मॉक टेस्ट लगाने के लिए आप टेस्टबुक प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। अभी टेस्टबुक ऐप पर 3 डे सेल चल रही है, जो कि 26 से 28 फरवरी 2025 तक चलेगी। तो यदि आप हमारा कोड DOMC यूज करके टेस्टबुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज करते हैं तो आपको 1 ईयर का पास प्रो का सब्सक्रिप्शन मात्र 351 रुपए में मिल जाएगा। वहीं टेस्टबुक पास प्रो मैक्स का सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 439 रुपए में मिल जाएगा। तो यदि आपने अभी तक टेस्टबुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं किया है तो आप इसे जल्द से जल्द परचेज कर लें। ये बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है अभी, जिसमें आपको बहुत ही कम प्राइस में टेस्टबुक पास प्रो का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अभी तक जितने भी सिलेक्टेड लोगों का इंटरव्यू हमारे चैनल पर लिया गया उन सभी लोगों ने मॉक टेस्ट और प्रीवियस क्वेश्चंस के प्रैक्टिस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बताया है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूं, वहां से क्लिक करके आप इस ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है डोमिनेंट कंपटीटर्स के शानदार प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हमारे साथ हैं शंकर जी, जो कि RRB जेई 2019 से सिलेक्टेड है जेई के पोस्ट पर, और अभी करेंटली ये कोडरमा स्टेशन पर पोस्टेड है। तो इनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या स्ट्रेटजी थी रेलवे एग्जाम्स के लिए। इन्होंने LP एग्जाम भी क्रैक किया है 2018 वाला। तो सबसे पहले जानते हैं इनके बारे में, थोड़ा अपने बारे में बताइए। जी नमस्कार सभी को, मेरा नाम शंकर कुमार है और मैं अभी रेलवे में जेई के पद पर कार्यरत हूँ, और उसमें अभी जिस प्रकार से कार्यरत है वो जितना प्रोसेस है सभी का करके हम इनको विवरण में बताएंगे। तो आपका मतलब जो जर्नी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का वो कब से शुरू हुआ? मेरा जर्नी हुआ था एक्चुअली, हम इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ 2013, ठीक है। उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि करना क्या है। कंपटीशन के क्षेत्र में बहुत सारा लोगों का अफवाह था कि बहुत टफ है, बहुत सारी समस्याएं होगी, लेकिन घर का सिचुएशन उतना अच्छा था नहीं। तो एक जज्बा था अपने आप में कि हाँ इसको कर सकते हैं। तो लोगों का एक भावना था समाज में कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय का वैल्यू जो वेटेज है बहुत ज़्यादा दिया जाता है। आप भले दूसरा क्षेत्र से बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन गवर्नमेंट का जो वेटेज था वो थोड़ा लोगों के प्रति ज़्यादा था। सही बात। तो मुझे भी लगा कि ये करना चाहिए। तो हम अब 2014 ईस्वी में इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा पढ़ाने लगे। वैसे पढ़ाते पहले थे, पढ़ाने लगे, उसके बाद कंपटीशन के क्षेत्र में पहला कदम रखे। तो आपका इंजीनियरिंग जो मतलब किए हैं आप,
तो उसमें जी। कौन सा ट्रेड था आपका? ट्रेड था मेरा मैकेनिकल ब्रांच, मैकेनिकल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग जी। उसका कोई आपने जॉब भी किया था क्या? जॉब प्राइवेट के लिए आया था, कैंपस सिलेक्शन अशोक लीलैंड में बहुत लोग चले गए, तो बहुत लोगों का हुआ, लेकिन हम उस दिन एग्जाम नहीं बैठ पाए। तो वैसे मेरे को जाने का मन नहीं था, क्योंकि मेरा मकसद कुछ और था। मेरे साथी लोग गए, 8,000 का उस समय पैकेज था, मंथली दिया करता, तो हम उसमें सिलेक्शन के तौर पर नहीं गए, हुआ भी नहीं। हम मतलब उस टाइम अटेम्प्ट नहीं ले पाए थे, मेरा मकसद नहीं था। तो हम प्रिपरेशन में लगे, तैयारी शुरू करना के 2014 रांची से। और फाइनली उस टाइम में 14 में LP आया था, लेकिन मेरा हुआ नहीं था 14 में। मतलब LP फिल किया था 14 में आपने? जी, एग्जाम दिए थे, उसमें तैयारी नहीं था, ऐसे ही बैठे थे, हुआ नहीं एग्जाम। तो एक एक करके सारे सब्जेक्ट का जानेंगे हम लोग कि कैसे पढ़ना है, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। तो सबसे पहले जानते हैं इनसे मैथ के बारे में कि मैथ को कैसे पढ़ना है रेलवे एग्जाम्स के लिए। रेलवे का जो मैथ है, सबसे पहले हम मैथ के बारे में बता देते हैं, जैसा आप पूछ रहे हैं। तो मैथ जो होता है रेलवे का बहुत अच्छा पूछा जाता है, ना ही लो ना ही हाई, एकदम मॉडरेट क्वेश्चन। जब बोलिए एक तरह से, तो रेलवे का जो मैथ है बहुत अच्छा पूछा जाता है। अगर आपका बेसिक अगर कंप्लीट है, कोई भी मान लीजिए CI या SI, कंपाउंड इंटरेस्ट या सिंपल इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, सिंपल या साधारण ब्याज, या कोई भी आप पढ़िए, प्रॉफिट लॉस या जो भी है नंबर सिस्टम, सारा अगर बेसिक अगर आपको कंप्लीट है तो रेलवे का क्वेश्चन बन जाएगा मैथ में। एकदम जो बेसिक था उसको कंप्लीट किया, और एग्जाम में कहीं ना कहीं जा करके उस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छा से अटेम्प्ट लिए थे। अच्छा, जैसे कि आप इंजीनियरिंग कर आए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी किए, जी, तो तैयारी आपका मतलब ऑनलाइन हुआ या ऑफलाइन हुआ, किस तरह से? उस टाइम में 2014 ईस्वी में अपना कदम रखे थे, लेकिन उस टाइम जानकारी नहीं था कंपटीशन क्या है। रांची में पढ़ाया गया, पैसा लिया गया, लेकिन हमको कुछ समझ में नहीं आया, एग्जाम बिल्कुल नहीं निकल पाया। तो वहां से हम 15 में अपना कदम उठाए और पटना की ओर चल गए। पटना में जा करके हम क्या किए, एक साल का जो बेसिक फाउंडेशन कोर्स था उसको कंप्लीट किए, और कंप्लीट करने के बाद उस कोर्स को हम टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किए। तो जब टेस्ट सीरीज हम पहला लगाए थे, मात्र 100 में 28 मार्क्स आया था जीके में, बात करेंगे धीरे धीरे। तो वहां पर जा करके देखिए जो लेवल है एग्जाम का, जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जा रहा है, उस प्रकार से जो स्टडी इन लोग टीचिंग जो करवा रहा है बहुत अच्छा था। प्लेटफॉर्म कोचिंग सेंटर उस समय पटना में चलता था। तो हम एक ही जगह सारा सब्जेक्ट किए। 5 घंटा का नॉन टेक चलता था और 3 घंटे का हम टेक्निकल करते थे, एक ही साथ 8 घंटा लगातार 12 से 8 तक हम कंटिन्यू करते थे, फोकस किए अपना। क्योंकि माँ बाप का सपना था कि हम यहाँ से अपना पैसा अरेंज करके उन लोग भेजा, तो उसको हम बहुत माइंड में चलता था कि किस प्रकार से इसको पूरा करेंगे। तो हम 1 साल पढ़े, उसके बाद जब हम एग्ज़ाम फिर भरने के लिए रेडी हुए, तो उस समय रेलवे का कोई भी वैकेंसी नहीं था हमारे पास। 14 के बाद वैकेंसी नहीं आया, 16 में 17 में तक नहीं आया, एक बार 18 में आया। तो क्या करते हैं, उसके पहले हम SSC JEE का प्रिपरेशन किए। नॉन टेक तो सबका सेम है, रेलवे दीजिए चाहे SSC दीजिए, नॉन टेक सबका सेम होता है। और हम लोग, मेरे लिए नॉन टेक बहुत टफ होता था, क्योंकि जीके के मतलब हम जीके का जो क्राइटेरिया था, बहुत सारा पेपर होता है उसमें, तो वो मेरा पहले से वीक था। लेकिन कोचिंग के माध्यम से हम उसको कंप्लीट किए, धीरे धीरे बेसिक जो बोले फाउंडेशन किए, क्वेश्चन टेस्ट सीरीज लगाना शुरू किए। और उस टेस्ट सीरीज से मेरा धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ। और SSC JEE हम 2016 लिखे, मेरा पीटी हुआ, उसमें 200 में 131 मार्क्स आया था, उसमें कटअप था 109 OBC का, हम क्वालिफाई किए CBT 1। फिर CBT 2 दिए। CBT 2 के लिए हम 3 मंथ के लिए टेक्निकल के लिए दिल्ली चले गए, दिल्ली में तैयारी करके आए, पटना से नहीं हो पाया। फिर CBT 2 भी हो गया, ठीक है। CBT 2 हुआ, उसके बाद मेरा जो लिस्ट आया डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए SSC JEE में, तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई हुआ इलाहाबाद में। लेकिन फाइनली जो मेरिट लिस्ट निकला, ज्वाइनिंग लेटर जिस पर बनता, वो मेरिट लिस्ट नहीं बना। अब किस कारण से नहीं बना, 2-3 मार्क्स रहा या कितना मार्क्स से छूटा, लेकिन मेरा छूट गया, हुआ नहीं। जो बोलना है सच बोलना है। तो 2016 में एग्जाम हुआ था, 17 में पब्लिश किया, उसमें स्कैम हुआ था CGL का भी और JEE का भी, लेकिन हम बोलेंगे नहीं, क्योंकि जो भी हुआ वो नहीं हुआ फाइनली। लेकिन स्कैम हुआ था, लड़ाई चला था दिल्ली में बहुत जोर से, लेकिन फाइनली जो कंक्लूजन आया वो नहीं आया। तो बहुत सारा मन हार गया, नहीं हो पाया। फाइनली फिर आगे प्रिपरेशन जारी रखें, और 2018 में रेलवे वैकेंसी दी, लेकिन फिर हम वापस लौट चुके थे रांची कि अब नहीं हो पाएगा, घर में पढ़ने वाले भी भाई लोग था, नहीं हो पाया रिजल्ट। तो फिर हम पटना में जा करके जिस कोचिंग में पढ़े थे, उस कोचिंग में हम टीचर को बोले, सर हमको पढ़ाना है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। तो वहाँ का टीचर लोग बोले कि अभी तुम इसमें पढ़ के निकला है, को लाइक करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे सब साथी लोग पढ़ रहा है। बोले सर एक बार चांस दीजिए। चांस मिला पढ़ाने के लिए, एक फ्लूइड मैकेनिक्स होता है मैकेनिकल ब्रांच में, उस पढ़ाने के लिए मिला। मेरा पेपर अच्छा था, हमको कॉन्फिडेंस था, पढ़ाए।
जितने भी स्टूडेंट थे वो बोले कि नहीं इनको पेपर दिया जाए। पेपर मिला हमको, 5,000 रुपया मंथली मिलता था, बस उसी से पढ़ाते थे। प्लेटफॉर्म कोचिंग में नहीं, दूसरा कोचिंग, उड़ान कोचिंग था पटना में, वहाँ पर पढ़ाते थे, 5,000 रुपया मिलता था। धीरे धीरे लोगों का डिमांड हुआ कि नहीं आपका पेपर बहुत अच्छा है, ब्रांच पेपर, और कहीं खोलिए। तो हम दूसरा जगह खोले, मेरा खुद का कोचिंग हुआ और वहाँ से स्टूडेंट का जो गैदरिंग है वो बढ़ना चालू हो गया। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी अप हुआ और उसी तरह से पढ़ाते रहे, पैसा भी आना शुरू हुआ। और 18 में रेलवे का वैकेंसी आ गया, ग्रुप डी आया, LP आया, उसके बाद JEE भी आ गया। तो इस प्रकार से हम अपना प्रिपरेशन किए, तीनों फॉर्म भरे, फाइनली तीनों भरे और अपना टीचिंग जो था वो पढ़ा मतलब कर ही रहे थे। लेकिन मेरा जो मेन मकसद था वो था पढ़ाना, ये जॉब लेना। मेरा पढ़ाना था एक मकसद कि हम अपना प्लेटफॉर्म को अच्छा रखें। और इसी तरह से मेरा चलते रहा, तीनों वैकेंसी, तीनों फॉर्म हम फिलअप किए उस बार। और फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद एग्ज़ाम हुआ सारा का। ग्रुप डी का मेरा नहीं हुआ क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं था, नॉन टेक का पोर्शन था। LP हुआ, LP का सारा फेज क्लियर हो गया। LP में सारा फेज क्लियर हो गया मेरा, CBT 1 CBT 2 साइकोस जितना था पूरा क्लियर कर दिए। और मेरिट लिस्ट भी आया, ज्वाइनिंग लेटर भी पहला पैनल लिस्ट में मेरा लेटर बन के आया LP का। और धनबाद डिवीजन था, घर के नज़दीक था, ECR जोन था, तो धनबाद डिवीजन मिला, बहुत खुशी के बात था। ज्वाइन कर लिए। ज्वाइनिंग करने के बाद 3 महीना का ट्रेनिंग हुआ, उसके बाद 3 महीना हम ड्यूटी किए, टोटल 6 मंथ हम उसमें रहे। उसके बाद कोविड आ गया था और रेलवे JEE का भी, मेरा RRB JEE का भी CBT 1 क्लियर हुआ, CBT 2 भी हो गया और मेडिकल के लिए भी बुलाया गया। उस समय मेरा ट्रेनिंग चल रहा था LP का। और फाइनली जब तक ये लेट करता RRB तब तक मेरा JEE का भी प्रोसेस चल रहा था। और इस तरह से मेरा जो है JEE में भी सिलेक्शन हुआ और LP को रिजाइन करके फिर हम JEE में सेलेक्ट हुए और उसमें हम अपना ड्यूटी अभी दे रहे हैं। जैसा कि इन्होंने बताया, ये टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया इन्होंने, मतलब अपना बेसिक कंप्लीट करने के बाद प्लेटफॉर्म कोचिंग से, और उसका मतलब टेस्ट सीरीज पे ज़्यादा ध्यान दिया है। तो टेस्ट सीरीज में बहुत से लोग बोलते हैं कि पूछने के लिए कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं कि वो टेस्ट देते थे शुरू में तो कितना नंबर आता था। तो जैसा कि उन्होंने बताया कि पहले टेस्ट में 100 में मार्क्स 28 मार्क्स जी, और दूसरे लोग हैं तो डिमोटिवेट हो जाएंगे। नहीं, लेकिन इन्होंने 28 मार्क्स से लेकर आज सिलेक्शन तक ये दो एग्जाम क्लियर किया इन्होंने, LP और अभी फाइनली JEE में सिलेक्टेड है जी। LP भी सिलेक्ट है, वो छोड़कर रिजाइन मार के इसमें आके अभी JEE में है। तो मैथ के लिए कोई बुक बताइए जो सजेस्ट करना चाहे आप। मैथ के लिए अगर रेलवे का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ज़्यादा दूर तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैथ में जो है वो आप रेलवे का स्पेशल बुक बोलिए तो रेलवे में RS अग्रवाल आप पढ़ लीजिए, जो बेसिक है उसका क्वेश्चन बना लीजिए, आपका रेलवे पार हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा रेलवे। और रीजनिंग का बताइए, रीजनिंग कैसे पढ़े। रीजनिंग के लिए हम किसी भी राइटर का बुक जो है हम नहीं फॉलो किए, बस उसका बेसिक हम कंप्लीट किए, क्योंकि रीजनिंग अपना चीज़ का है। रीजनिंग में आप कोई भी चीज़ आप कहीं से भी करिएगा, लेकिन जो आपका माइंड सेट करेगा क्वेश्चन उस तरह सब बनाएंगे। रीजनिंग के लिए तो अपना माइंड का गेम है, माइंड से जितना अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे उतना अच्छा आपके लिए बेनिफिट होगा। कोई बुक सिलेक्शन देंगे, उस बुक में बहुत सारा एरर होता है। तो रीजनिंग के लिए मेरे हिसाब से आप कोई भी बुक पढ़िए, लेकिन जो एग्जाम में काम देगा आपका जो माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड, वही आपका चलेगा। तो रीजनिंग के लिए हम अपना खुद स्टडी किए, जो कोचिंग पढ़ा दिया हमको उसका बेसिक सब रखे और उसी को हम बार बार प्रैक्टिस करते थे। टेस्ट सीरीज पर बहुत ज़्यादा हम फोकस किए, क्योंकि टेस्ट सीरीज हमको बना दिया। और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है, जैसा कि आपका भी प्रॉब्लम था, आप बीटेक बैकग्राउंड से हैं, टेक्निकल बैकग्राउंड से, और जो भी साइंस बैकग्राउंड से बच्चे रहते हैं जी, या बहुत से लोगों का इंटरेस्ट नहीं रहता है GK GS में। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा बताइए कि थोड़ा मोटिवेशन मिले बच्चों को, क्योंकि आप सिलेक्ट हुए हैं, तो GK GS को कैसे पढ़े। देखिए, GK और GS जो है पेपर है, कोई भी एग्जाम हो, रेलवे हो चाहे SSC हो, GK GS का जो पेपर होता है वो पेपर ही मेन एग्जाम का मुद्दा है। अगर रेलवे में जाएंगे तो रेलवे का जो मेन मकसद है वो GK, क्योंकि उसका क्वेश्चन जो सिलेबस मान लीजिए दे दिया, मान लीजिए आपको सिलेबस दे दिया कि संविधान पढ़ना है, ठीक है, चाहे साइंस में दे दिया कि न्यूटन्स लॉ, न्यूटन का गति का नियम पढ़िए, गुरुत्वाकर्षण पढ़िए, तो गुरुत्वाकर्षण का जो टॉपिक है वो पढ़िए, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण में जितने उसके टॉपिक सब टॉपिक है सब पढ़ना पड़ेगा आपको, और वो बेसिकली जो फोकस करता है NCERT बुक को फोकस करता है। लेकिन हम लोग NCERT नहीं पढ़ते 9-10 का, एकदम टोटली फोकस वही करता है, डेटा सहित मिलेगा। लेकिन हम जब क्वेश्चन का लेवल देख रहे थे तो क्वेश्चन कोई भी बुक से सिलेक्शन नहीं होता था। मतलब आप बोलिएगा कि लुसेंट का बुक से प्रॉपर सारा क्वेश्चन दे दे या 20%, तो हमारा मानना ये नहीं है कि लुसेंट ही आपको बनाएगा यूनिक। कोई जरूर लुसेंट पर आप हैं तो ठीक है, उसको ध्यान से पढ़िएगा तो आपको बना देगा। लेकिन अभी का जो क्वेश्चन लेवल है वो NCERT बहुत बेस्ट है, और GK का जो मेन मकसद है वो GK के लिए सभी विद्यार्थीगण को बोल रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट देख रहे हैं, GK को अगर आपको बूस्ट करना है तो सबसे पहले जितना आप जो भी इंस्टीट्यूट से आप फाउंडेशन लिए हैं उस कॉपी को बार बार पढ़िए, रिवीजन करना बहुत ज़्यादा, एकदम बार बार पढ़िए, क्योंकि GK ही ऐसा चीज है जो आपको सबसे हटके बना देगा।
और जीके में चाहेंगे कि कोई भी कोचिंग आपको 80 या 90% करा के देगा, तो ये गलत बात है। अगर आप 60 से 70% जीके मार्क करके आते हैं एग्जाम में, तो आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा, जो बाकी स्टूडेंट से अलग बनाएगा आपको। तो मेरे लिए जो जीके का था वो सारा अभी भी कॉपी हम रखे हुए, जो पटना में पढ़े हुए, उसी कॉपी को हम बार बार पढ़ते थे। और हमको पता था इतना से अगर क्वेश्चन आता है, मान लीजिए 60% भी क्वेश्चन दिया, तो हम उसमें से 50 से 55% एक्यूरेसी देंगे, पॉजिटिव एक्यूरेसी। और वही किए, और टेस्ट सीरीज हम बार बार दिए, बार बार हम उसी लेवल पर जो आ रहा है। अगर मेरे लिए नया कोई क्वेश्चन आ जाता था, बहुत नया है, तो उसको हम अलग रखते थे और अलग जा करके एक टाइम निकाल के उसको देखते थे, अगर टाइम मेरे पास रहता था तो। इसी प्रकार से जीके का मेरा ये क्राइटेरिया था। और जैसा कि आपका जेई में सिलेक्शन हुआ है, तो जेई और ग्रुप डी दोनों में एक सिमिलरिटी है कि साइंस का सेक्शन ज्यादा आता है जी, एलपी में भी। हाँ, एलपी और एलपी में भी। तो अभी जैसे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, अभी तो फॉर्म फिलअप चल रहा है इसका, काफी समय है। तो साइंस का थोड़ा बताइए बेहतरीन स्ट्रेटजी कि किस तरह से बच्चे पढ़े और कौन सा बुक को फॉलो करें कि वो साइंस का जो उनका मतलब प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। साइंस का देखिए, अगर मेरा मानिएगा तो हम एक टीचर के तौर पर है, हम टीचिंग भी करते हैं, पढ़ाते भी है साइंस, जनरली साइंस और टेक्निकल इंजीनियरिंग क्षेत्र में। तो साइंस अगर मजबूत करना है तो 9 और 10th का कम से कम एनसीईआरटी बुक अपने पास रखिए। 9 और 10th का एनसीईआरटी बुक, और उसका एकदम लाइन बाय लाइन पढ़िए, एकदम पेंसिल से मार्क करके पढ़िए। ये बहुत बेनिफिट होने वाला है। और ये जो भी एग्जाम कंडक्ट करवाती, रेल अपने से एग्जाम नहीं लेती है, आरआरबी जो है, चाहे आरआरसी है, वो अपने से एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाती, वो कोई कंपनी को देती है। जैसे टीसीएस हो गया, सीफी हो गया, तो टीसीएस क्या करेगी, टीसीएस जो है अगर बार बार रिपीट क्वेश्चन देगा तो कंपनी नहीं चला पाएगा। तो टीसीएस जो है वो क्वेश्चन का जो सेटलमेंट करता है, उसके लिए स्टाफ रखा है वो, और हर एक बार क्वेश्चन को नया करके लाता है और वही टॉपिक से क्वेश्चन को देता है। आप सोचेंगे कि हम प्रीवियस क्वेश्चन केवल करके जाएं और एग्जाम निकल जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए फाउंडेशन जो आपका कॉपी लिखाया गया उसको पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए और टेस्ट सीरीज देखिए, तो पक्का आपका नॉलेज बूस्ट हो जाएगा। और साइंस में न्यूमेरिकल पर जरूर ध्यान दें, न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ग्रुप डी और जेई दोनों में आता है, दोनों, ग्रुप डी रहे चाहे जेई रहे चाहे एलपी रहे। हमको लगता है ना कि जितना अच्छा ग्रुप डी का लेवल है ना, उतना जेई का भी क्वेश्चन लेवल नहीं है। सही बात है। साइंस का तो एकदम साइंस का बता रहे हैं, क्योंकि साइंस हम पढ़ाते भी है और साइंस का हमको बहुत दिन से पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन लेवल से लेकर के जेई तक पूरा हम पढ़ा रहे हैं, अभी भी मेरा कंटिन्यू है। तो साइंस का हम बहुत अच्छा से बता सकते हैं आपको, जैसा आप पूछे। तो एनसीईआरटी 9 और 10th का जरूर, और 9 10th अगर बहुत अच्छा से क्लियर हो गया है तो 11 और 12th का आप सपोर्ट के लिए रख सकते हैं, लेकिन मिलेगा वही चीजें जो 9 और 10 में वही मिलेगा, थोड़ा अपग्रेड रहेगा। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का क्या रोल होता है एग्जाम में? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का बहुत बड़ा रोल है। रोल ये है कि उससे पता चलता है कि पिछला एग्जाम में क्वेश्चन किस पैटर्न से और कहाँ से सब्जेक्ट से कितना पकड़ा था। लेकिन बच्चे लोग क्या गलती करते हैं कि वही पैटर्न को सोचते हैं कि एग्जाम में आएगा। बताइए, अगर अभी 2018 में जो एग्जाम हुआ, क्या लगता है कि 2025-26 में जो एग्जाम होगा वही पैटर्न देगा? वो तो चेंज करेगा ना, वो तो चेंज करना भी चाहिए। तो हर एक बार आरआरबी का ये मोटो है कि वो जो कंपनी से करवाती है, और कंपनी खुद जानती है एग्जाम जब करवा रही है तो वो हर एक बार क्वेश्चन में फ्लक्चुएशन देगा। जैसे अभी जो एग्जाम पीछे चला गया, एलपी का हुआ, अभी पीछे एग्जाम हुआ, एलपी का हुआ, बहुत सारा एग्जाम हुआ। हाँ, तो 18 के कंपैरिजन में एकदम लो क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन का लेवल कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं जो 2018 का क्वेश्चन था बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, और ग्रुप डी में जो भी क्वेश्चन आने वाला है, अभी जो पूछने का उम्मीद है, कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट लोग हैं वो उसी प्रकार से कर लेंगे कि अभी तो क्वेश्चन इजी पूछा है एलपी में, तो हो सके ग्रुप डी में भी उस प्रकार से पूछे। ये गलती कभी ना करें, एनसीईआरटी फॉलो करें आप। क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही बनता है, चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, यूपीएससी तक एनसीईआरटी को फॉलो किया जाता है, क्योंकि उसका डेटा बहुत सही होता है। तो प्रीवियस ईयर जरूर पढ़ें, उससे पता चलेगा आपको कि एग्जाम किस प्रकार से पूछा था उस टाइम और अभी कितना सिमिलरिटी है। मिला के देखिए कितना कितना फ्लक्चुएट कर रहा है और कौन टॉपिक से पकड़ रहा है। रेलवे का सिलेबस लगभग सेम होता है प्रत्येक ईयर में, कुछ अपडेट करते जाता है, लेकिन जो पीछे पूछा है लगभग उसी टाइप का पूछा जाता है। तो जैसा कि आपने बताया कि टेस्ट सीरीज आपने बहुत ज़्यादा लगाया है जी, और अभी बच्चे मतलब मॉक टेस्ट का क्या रोल है बच्चों के लिए? अभी जैसा जब से CBT 1 में एग्जाम होना शुरू हुआ, मॉक टेस्ट के लिए सबसे बेस्ट अभी मेरे अनुसार अगर है तो टेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छा है, उसका लेवल बहुत अच्छा है। लेकिन एग्जाम के तहत देखते हुए बहुत अच्छा से सेट करता है क्वेश्चन, और कभी टफ क्वेश्चन सेट करता है तो उसमें डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको वो नौकरी नहीं दे रहा है, आपको बूस्ट कर रहा है। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज जरूर लगाएं, टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है चाहे कोई भी एग्जाम। बहुत से बच्चों का होता है जैसे मार्क्स कम आ गया, मार्क्स कम आने के बाद वो लोग मॉक लगाना ही छोड़ देते हैं। नहीं, ये गलत बात है, मेरे अनुसार ये गलत बात है। अगर देखिए, अगर आप रास्ता पे चल रहे हैं और अगर कहीं आपको गड्ढा मिल रहा है तो वो बताएगा ना कि आपको संभलना है यहाँ पे,
तो वो संभलिएगा तब तो आगे चलिएगा। सही बात। तो वो अगर लो मार्क्स आ रहा है तो आपको बता रहा है कि आपका इस जोन में कमजोर है, इस साइंस आपका कमजोर है, बायोलॉजी आपका साइंस में कमजोर है, वीक पोर्शन है, तो वहाँ पर मार्क्स कम आ सकते हैं। बहुत लोगों का ज्योग्राफी वीक है, बहुत लोगों का रीजनिंग वीक हो जाता है कोई पोर्शन में, तो वो उस पर मत डरिए, ये आपको नौकरी नहीं दे रहा है, ये आपको प्रैक्टिस करवा रहा है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट होते हैं, लो मीडियम हाई सभी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, और उसको अटेम्प्ट लीजिए ना जाके एग्जाम में। इसलिए टेस्ट सीरीज लगाइए, एग्जाम में जब जाइएगा देखिएगा क्वेश्चन एकदम बहुत अच्छा से निकल जाएगा। हमको लगता है अगर जिसका टेक्स्ट बुक में 50 से 60 नंबर आ रहा है, ठीक है, 100 में 100 में, वो फाइनल सिलेक्शन दे देगा, 70 वहाँ चला जाएगा, 10 नंबर ज़्यादा आता है वहाँ एग्जाम में। हाँ, मेरा एक्सपीरियंस, वो वहाँ का एक्सपीरियंस 18 का एक्सपीरियंस। तो हम टेस्ट सीरीज बहुत लगाते थे, लगभग सब टेस्ट सीरीज हुआ खत्म कर दिए, फिर रिपीट करते थे पीछे से कि देखते हैं और बचा हुआ। और ऑफलाइन जब चलता था प्लेटफॉर्म कोचिंग तो 10 रुपया में करवाता था, वहाँ जाके हम रेगुलर करते थे, एकदम डिस्कशंस करते थे और बैठ के सुनते थे, चाहे जितना भीड़ हो, पसीना हो, तभी तो यहाँ खड़ा है। सही बात। मेहनत करेंगे, मेहनत का फल जरूर मिलेगा, ये एकदम सत्य है। आगे और भी कोई तैयारी कर रहे एग्जाम की आप? अभी हम तैयारी नहीं कर रहे, अब मेरा जो है जेई है, अभी प्रमोशन एसएससी में होगा, तो हमारा ये मकसद है कि हमको अगर अचीवमेंट मिला है तो उसको हम अपना, जितने भी लोग हमको फॉलो कर रहे हैं, जितने लोग हमको देख रहे हैं, हम ऑनलाइन सेटअप लगाए हुए अपना फ्री में पढ़ाते हैं, और जब भी टाइम मिलता है, हम जब रेस्ट में आते हैं तो अपना कोचिंग चल जाते हैं पढ़ाने के लिए। हम इधर उधर टाइम व्यर्थ नहीं करते हैं, और जो भी टाइम बच रहा है हम अपना एजुकेशन में अभी भी जुड़े हुए हैं। और हमको एजुकेशन के लाइन में जो बच्चे पिछड़ रहे हैं, जो बच्चे को नॉलेज नहीं है, जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सपना देखें, जो लोग नौकरी पाना चाहते हैं गवर्नमेंट, उसको हम गाइडलाइन करते हैं, और जितना हो सकता है हम पढ़ाते हैं घर में जा करके, या जहाँ से भी मौका मिले। और एक मतलब कि क्या बोलते हैं, ऑथराइज्ड जो नॉलेज है, जो परफेक्ट नॉलेज है, वही देने का कोशिश कर रहे हैं। जितना आप हमसे पूछिए, ये हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस है, और हम भी लोगों का इस प्रकार से लेते हैं व्यू। तो इसमें जो लोग पढ़ने वाले होंगे वो ज़रूर फॉलो करते हैं, और जो लोग के पास बहाना है लगाने वाले, उनके पास नेगेटिविटी बहुत होंगे। सही बात। तो हम सभी विद्यार्थीगण से अनुरोध करते हैं कि मेहनत करिए, मेहनत का फल जरूर मिलेगा। और शंकर जी का एक यूट्यूब चैनल भी है जहाँ से ये बच्चों को गाइड करता है जब जी। इनको समय मिलता है, जी। तो थोड़ा बता दीजिए चैनल के बारे में अपना। मेरा चैनल जो हम बनाए हैं स्पेशली हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम के स्टूडेंट के लिए बनाए हुए हैं, फ्री में पढ़ाते हैं, ऑनलाइन सेटअप का पूरा सारा चीज़ लगा हुआ है। मेरा शंकर गुरु के नाम से है चैनल, ठीक है, और सर्च करिएगा शंकर गुरु रेलवे तो तुरंत मिलेगा। उसमें रेलवे से संबंधित जितनी चीज़ें सभी जानकारी देते हैं, और एजुकेशन के फील्ड में जैसे साइंस का पोर्शन हम पढ़ाते हैं, इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, और इस प्रकार से जो इंटरव्यू होता है हम कलेक्ट करके लाते हैं। ग्रुप डी का भी, एलपी का भी, और जेई लोग का भी है, उसमें अपलोड किया हुआ है। तो बहुत लोगों के, आप जैसे बोल रहे थे कि सर अपना एक दे दीजिए इंटरव्यू, तो बहुत दिन से वेट था, ठीक है आप आए, बहुत अच्छा लगा, ताकि जो भी आपसे जुड़े हुए हैं उनको भी लगे कि हाँ ये जो इन्फॉर्मेशन था हमारे लिए बेनिफिट हो। तो और भी इन्फॉर्मेशन अगर चाहिए तो जब भी टाइम मिले हम आपके लिए हाजिर रहेंगे, और जैसा कमेंट आता है वैसा बताइए, हम आपके लिए तैयार हैं। तो कमेंट का जवाब देंगे, आपको जो डाउट आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो में जी। और सैलरी एक बहुत बड़ा मोटिवेशन रहता है बच्चों के लिए, तो एक अप्रॉक्स सैलरी बताइए कि कितना मिल जाएगा जेई में? जेई में देखिए, जेई में बहुत सारा जेई है, रेलवे में बहुत सारा जेई है। मेरा जो जेई है डिपार्टमेंट वो ट्रैक मशीन का फील्ड का जेई है, तो इसमें हमको जो गवर्नमेंट पे करती है, जो नॉर्मल जेई सभी लोग हैं, जैसे CNW हुआ, ब्रिज हुआ, पीवे हुआ, तो वो सबका जो भी जॉब है, मतलब जॉब का जो सैलरी है, या मेरा सैलरी बोलिए, थोड़ा सा मेरा हटके है। हटके इसलिए है कि मेरा टाइम, जॉब का स्ट्रक्चर थोड़ा अलग है। मेरा 21 डेज 1 मंथ में 21 डेज कंटिन्यू ड्यूटी होता है, संडे मंडे कुछ नहीं मिलता है, और 7 डे का रेस्ट होता है, 7 डेज का रेस्ट लगातार, ठीक है। तो अभी रेस्ट में है, तो वो 7 डेज का रेस्ट होता है, तो हमको क्वार्टर से बाहर काम करना पड़ता है फील्ड में, ट्रैक मशीन। उसमें कैंपिंग कोच इस प्रकार से लगा होता है, कैंपिंग कोच, उसी में हम लोग का सारा फैसिलिटी एसी है, फ्रिज कूलर किचन सब है, तो हम लोग उसी में रहते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट हम लोग को पे करती है अलग से टीए, ट्रेवलिंग अलाउंस के रूप में, ठीक है। तो वो अभी का है, जेई का जो है 1000 मिल रहा है, ठीक पर है, डे का? हाँ पर डे का। तो 21 डेज हुआ, और 7 डे रेस्ट हुआ 28 डेज, और 2 डे, अगर 30 का डेज है तो 2 डे और जुटेगा, और 31 का डेज है अगर मंथ का तो 24 डेज, मतलब 24,000 अगर आपका लीव नहीं है तो 23 और 24,000 हमको अलग से पे करती है गवर्नमेंट। तो अन्य जेई के कंपैरिजन में मेरा सैलरी जो है बहुत अच्छा खासा चला जाता है। तो अभी अगर बात करिएगा अभी प्रेजेंट में, तो मेरा अभी लगभग 75 और 80 के बीच में एकदम कंफर्म बनता है, तय है। और भी बाकी जेई का अलग अलग। फ्रेंड्स, आज आपने देखा शंकर जी का इंटरव्यू, इन्होंने आपको अच्छे से गाइड किया है, और ये एक ट्यूटर भी है, बच्चों को गाइड करता है अपने चैनल के माध्यम से।
तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए चैनल पे, जी धन्यवाद। और आप सभी का भी धन्यवाद।